नमस्कार दोस्तों, उड़ान एस एकेडमी की इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं मोहम्मद रियाज खान आप सभी का स्वागत करता हूं। उड़ान एस एकेडमी ने फिर सीजीपीएससी प्री और व्यापम के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए एक एमसीक्यूज की श्रृंखला स्टार्ट की है, जिसमें डेली आपको 2 वीडियो अवेलेबल करवाए जाएंगे। इसी क्रम में मैं मोहम्मद रियाज आपके सामने इंडियन ज्योग्राफी के भौतिक भूगोल के सेक्शंस के वीडियो लेकर प्रस्तुत होऊंगा। इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि उड़ान एस एकेडमी ने राज्य स्तरीय सीजीपीएससी प्री टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें कुल 25 टेस्ट होंगे, जिनमें से जीएस के 15 और सीसेट के 10 टेस्ट होंगे। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड पे अवेलेबल होंगे। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल होंगे। इसकी खासियत ये है कि इसके रिजल्ट तुरंत मिल जाते हैं। इसके अलावा 4 महीनों का एक अच्छा खासा आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगा सीजीपीएससी प्री एग्जाम को लेकर, जो 22 अक्टूबर से स्टार्ट हुई है और 31 जनवरी तक चलेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स के लिए 20% की छूट दी गई है फीस में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर उड़ान एस एकेडमी के मेन ब्रांच या सिटी प्लाजा ब्रांच में आकर संपर्क भी कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत की अवस्थिति और विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। क्या कह रहा है? अवस्थिति विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। सबसे पहला स्टेटमेंट है, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अब ये स्टेटमेंट आपका सही है। क्यों? क्योंकि कोड है, आप याद रखेंगे रकुबाई, कोड याद रखेंगे रकुबाई। तो रकुबाई में सबसे पहले आता है रशिया, फिर ये डबल सी है यहाँ पर, तो एक होगा चाइना और एक होगा कनाडा। तो पहले नंबर पे याद रखिएगा कनाडा है और दूसरे नंबर पे चाइना है। कंफ्यूज मत होइएगा, पहले में चाइना मत कर दीजिएगा। तो रशिया के बाद आएगा कनाडा, उसके बाद आएगा तीसरे नंबर पे चाइना, चौथे नंबर पे यू से होगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फिर बी से होगा आपका ब्राजील, ए से होगा ऑस्ट्रेलिया और आई से होगा इंडिया। तो ये क्रम हो जाता है 7 सबसे बड़े देशों का, जो कि बहुत आसान है। ये कोड आपको शायद पता भी होगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि भारत के राज्यों द्वारा बनाए गए तटरेखा की कुल लंबाई 7516 किलोमीटर की है। अब जनरली सही लगता है, तटरेखा की कुल लंबाई हमारी है ही कितनी, 7516 किलोमीटर, 7516। लेकिन बात यह है कि यहां पर पूछा क्या जा रहा है, राज्यों द्वारा बनाए गए तटरेखा की कुल लंबाई। तो राज्यों द्वारा बनाए गए तटरेखा की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर, और द्वीपों के द्वारा 1416 किलोमीटर लंबी हमारी समुद्री सीमा बनती है, और कुल बनती है 7516 की। तो यहां पर अगर राज्यों द्वारा पूछ रहा है तो ये 6100 होगा, न कि 7516। तो ये दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें तो भारत की स्थल सीमा 7 पड़ोसी देशों से बनती है। ठीक है, 7 देशों के साथ बनती है। उन 7 देशों के नाम अगर हम बात करें तो सबसे पहले आएगा पाकिस्तान, फिर आएगा अफगानिस्तान, उसके बाद आएगा चीन। तो पहले 3 देश तो आपको पता होगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन। उसके बाद आएगा नेपाल, फिर ये होगा आपका भूटान, यहां पर होगा आपका म्यांमार, और ये हो गया आपका बांग्लादेश। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये वो 7 देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश कहलाते हैं, जो हमारे साथ स्थलीय सीमा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इस हिसाब से तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो पहला और तीसरा सही है। अब ऑप्शन देखते हैं। कहा यह जा रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। ये ध्यान दीजिएगा, कई बार सही है पूछता है, सही नहीं है पूछता है, इस बात का ख्याल रखें। तो सही पूछ रहा है तो पहला और तीसरा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। पहला, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3% है। तो यह गलत हो गया, क्योंककि प्रतिशत है 2.4%। भारत का जो क्षेत्रफल है, और भारत का क्षेत्रफल कितना, तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, 32,87,263। जो भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 2.4%। ये याद रखिएगा। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि भारत के उत्तर पूर्वी सीमा पर भ्रंशोथ पर्वत अवस्थित है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि चाहे भारत की
उत्तरी सीमा हो, ठीक है, ये आपकी उत्तरी सीमा हो, या उत्तर पश्चिम कह सकते हैं, उत्तर पश्चिमी सीमा हो, या उत्तरी सीमा हो, या उत्तर पूर्वी सीमा हो, ये पूरा चाहे उत्तर पश्चिम हो या उत्तर पूर्व हो या उत्तरी क्षेत्र हो, बेसिकली ये है हिमालय वाला क्षेत्र। भारत के अगर उत्तर पूर्वी बोला जाए, उत्तर बोला जाए या उत्तर पश्चिमी बोल दिया जाए, ये हिमालय वाला क्षेत्र होता है। और हिमालय जो है वो भ्रंशोत पर्वत नहीं बल्कि एक वलित पर्वत का उदाहरण है। वलित पर्वत यानी फोल्डेड माउंटेन। भ्रंशोत पर्वत यानी ब्लॉक माउंटेन, विंध्याचल और सतपुड़ा एक भ्रंशोत पर्वत है, लेकिन हिमालय एक वलित पर्वत है। तो डायरेक्टली हिमालय ना पूछते हुए यहां पर सिर्फ क्या पूछ दिया कि उत्तर पूर्वी सीमा पर कौन सी पर्वत है, तो भ्रंशोत पर्वत कह दिया तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। अब पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ज्वालामुखी द्वीप बैरन आइलैंड कहां पर स्थित है। याद रखिएगा, ज्वालामुखी को उसके उद्गार के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। पहला सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप या सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा होता है आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी, और तीसरा है आपका मृत ज्वालामुखी, जेएम यानी ज्वालामुखी। तो एक्टिव वॉल्केनो, डॉर्मेंट वॉल्केनो और डेड वॉल्केनो, 3 प्रकार के हमारे पास वॉल्केनो होते हैं, ज्वालामुखी होते हैं, जिनमें हम बात करें बैरन द्वीप की, तो बैरन द्वीप क्या है, एक सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। ऑप्शन में देखते हैं, पूछ रहा है कहां पर है, उत्तरी अंडमान में, मध्य अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में या फिर लघु अंडमान में। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बताऊं कि ये अंडमान को 4 भागों में बांटा गया है। नॉर्दर्न अंडमान, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। ये 4 हैं अंडमान के टाइप्स, या 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें उत्तरी अंडमान में भारत का एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी, एकमात्र जरूर याद रखिएगा, एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी जिसका नाम है नारकोंडम, नारकोंडम द्वीप। नारकोंडम द्वीप भारत का एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी द्वीप है जो उत्तरी अंडमान में। मध्य अंडमान में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है जिसका नाम है बैरन द्वीप। तो बैरन द्वीप जो है ये एकमात्र प्रसुप्त। तो बात अगर सक्रिय ज्वालामुखी करें तो बैरन द्वीप जो सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है कहां पर है, तो मध्य अंडमान में है, ये ध्यान रखेंगे आप। चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, इनमें से भारत किस राज्य की समुद्री तट सबसे अधिक लंबी है। समुद्री तट की बात करें तो हम ये जानते हैं कि भारत के 9 राज्य जो है वो 6100 किलोमीटर लंबी अपनी क्या बनाते हैं, समुद्री सीमा बनाते हैं, जिनमें से सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाती है गुजरात जिसकी लंबाई है 1214.7 किलोमीटर, और सबसे छोटी बनाती है गोवा जिसकी लंबाई है 101 किलोमीटर। कई जगह 130 भी लिखा होता है, अब 101 मान के चलेंगे, ठीक है। चलिए अब, लेकिन यहां पर गुजरात तो ऑप्शन में है ही नहीं, गुजरात होता तो लगा देते, अब गुजरात नहीं है, तो इन 4 ऑप्शन में पता होना चाहिए सबसे लंबी कौन है। तो आपको पता होना चाहिए सारे राज्यों की समुद्री सीमा की लंबाई, ताकि इसका जवाब दिया जा सके। तो तमिलनाडु जो है वो 1076 के साथ दूसरी सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाती है, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, चौथे नंबर पे महाराष्ट्र और 5वें नंबर पे केरल आती है, ठीक है। अब सब ये पढ़ता नहीं है कोई, लेकिन आपको फिलहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से पता होना चाहिए कि दूसरी सबसे लंबी समुद्री सीमा कौन बनाती है। तो अगर दूसरी ना भी बात करें तो इन 4 ऑप्शंस में सबसे लंबी समुद्री सीमा बनती है तमिलनाडु की 1076 किलोमीटर, ये आपको पता रहना चाहिए। तो तमिलनाडु की जो समुद्री सीमा है वो दूसरे नंबर पे सबसे लंबी समुद्री सीमा है। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अब हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि भारतीय प्लेट, जिसे हम इंडियन प्लेट कहते हैं, गोंडवाना प्लेट से अलग होने के बाद दक्षिण की ओर प्रवाहित हुई। इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हमारी इंडियन प्लेट ऑस्ट्रेलियन प्लेट के साथ जुड़ी हुई थी, जिसको हम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं, और ये जुड़ी हुई थी अफ्रीकन प्लेट से, ये जुड़ी हुई थी अफ्रीकन प्लेट से। आज से लगभग 57 करोड़ वर्ष पहले इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अफ्रीका की मुख्य भूमि से अलग होकर पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ी। क्यों? क्योंकि चट्टानें जब टूटेगी, प्लेटें जब टूटेगी तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएगी,
तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पूर्व दिशा में आगे की ओर बढ़ी और लगभग कहा जाता है कि 25 करोड़ वर्ष पहले ये इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग हुई और एक दूसरे के विपरीत दिशा में आगे की ओर बढ़ी। इसी क्रम में इंडियन प्लेट उत्तर की तरफ मूव ऑन हो गई और ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिण दिशा की ओर मूव ऑन हो गई। लेकिन जनरली किताब में एक बात गलत लिखी होती है कि इंडियन प्लेट उत्तर दिशा में और ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिण दिशा में जाती है, जबकि ये आदमी भूल जाता है कि जब हम पूर्व की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और फिर उत्तर और दक्षिण बढ़ते हैं ना, तो ये दिशा उत्तर पूर्व की और ये दिशा दक्षिण पूर्व की हो जाती है। तो हमारी इंडियन प्लेट उत्तर दिशा में अगर बोलता है तो ठीक एक्सेप्ट कर लीजिएगा, क्योंकि उत्तर दक्षिण में बटे जरूर है, लेकिन एक्चुअल इंडियन प्लेट की जो दिशा है वो उत्तर पूर्व है और इसी उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ते हुए वो कौन सी एक प्लेट से टकराएगी, तो बता दीजिएगा यूरेशियाई प्लेट से, जिसको हम यूरेशियन प्लेट कहते हैं, उससे जाकर टकराएगी, जिससे हिमालय की उत्पत्ति होगी। तो यहां पर ये कह रहा है कि दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, प्रवाहित मतलब मूव ऑन करती है, तो दक्षिण की ओर नहीं बल्कि सही जवाब होगा उत्तर की ओर, या फिर आप कह सकते हैं उत्तर पूर्व की ओर। तो पहला स्टेटमेंट यहां पर गलत दिख रहा है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के अपसरण के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत बनी। अब देखिए, अपसरण और एक अभिसरण, याद रखिएगा, अभिसरण और एक होगा आपका अपसरण। जब आप प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पढ़ेंगे, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एक अभिसरण गति होती है, एक अपसरण गति होती है और एक संरक्षण गति होती है। 3 प्रकार की प्लेटों में गति देखने को मिलती है, एक अभिसरण, एक अपसरण और एक संरक्षण। अभिसरण की बात करें तो जब दो प्लेटें एक दूसरे के निकट आती हैं उसे एक अभिसरण गति कहते हैं। जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तो उसको अपसरण कहते हैं। और संरक्षण गति में समझ जाइएगा, जब दो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर गति करती है, ये दो प्लेटें एक दूसरे के दूर जा रही है, कहीं दो प्लेटें एक दूसरे की क्या हो रही है, निकट आ रही है, हर सूरत में ये जो दो प्लेटें होगी वो समानांतर गति करेगी, तो इनकी बीच की जो गति होती है समानांतर गति, उसको कह रहे हैं संरक्षण गति। खैर उसको छोड़िए। तो अभिसरण याद रखिए, प्लेटों के पास आना, और मैंने कहा कि इंडियन प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के निकट आने से, हालांकि यूरेशियाई प्लेट मूव नहीं कर रही है लेकिन इंडियन प्लेट यूरेशियाई प्लेट की तरफ जा रही है, तो दोनों प्लेटों के आपस में टकराने से या इंडियन प्लेट की यूरेशियन प्लेट में टकराने में हो ये रहा है कि दोनों प्लेटें एक दूसरे के निकट आती नजर आ रही है, दूर जाती हुई नहीं। तो यहां पर यह कहना कि अपसरण का परिणाम है हिमालय की उत्पत्ति, गलत हो जाएगा। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के अभिसरण का परिणाम है हिमालय की उत्पत्ति। ये दोनों प्लेटें आपस में टकराएंगी, तब टकराएंगी यानी इनका अभिसरण होगा, तब हिमालय बनेगा। तो वो जो सही लाइन है वो ये है कि भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के अभिसरण का परिणाम है हिमालय का निर्माण या हिमालय की उत्पत्ति। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो ना ही पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा, ना तो पहला और ना ही दूसरा। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो हमारा अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। ठीक है, सही है। क्यों ऐसा? क्योंकि जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, जब गर्म पृथ्वी धीरे ठंडी हो रही थी, तो पृथ्वी में दो संरचनाओं का निर्माण हुआ। एक सारे महाद्वीप जब आपस में जुड़ गए तो बन गया एक स्थलीय भाग जिसे कहते हैं पेंजिया, और सारे महासागरों के उस समूह को क्या कहा जाता है, पैंथलासा। तो एक बन गई पेंजिया और एक बन गया पैंथलासा। पृथ्वी का जब निर्माण हो रहा था तो सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे जिन्हें पेंजिया कहा गया, और सारे महासागर आपस में जुड़े हुए थे जिनको पैंथलासा कहा गया। अब यही पेंजिया जो होगी पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण, पृथ्वी की इंटरनल फोर्स की वजह से दो भागों में बढ़ जाएगी, जहां ऊपर वाले भाग को, उत्तरी भाग को अंगारा लैंड कहते हैं और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहते हैं। तो जो हमारा इंडियन प्लेट है वो अंगारा लैंड से नहीं बल्कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अगर बात करें गोंडवाना लैंड की, तो गोंडवाना लैंड फिर पृथ्वी के इंटरनल फोर्स की वजह से, ये गोंडवाना लैंड पृथ्वी के इंटरनल फोर्स की वजह से इसका एक हिस्सा जहां दक्षिण अमेरिका कहलाता है, वहीं मध्य वाला हिस्सा अफ्रीका कहलाता है, और पूर्वी हिस्सा जो है वो इंडो
ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहलाता है, यानी उसमें इंडियन प्लेट भी है और ऑस्ट्रेलियन प्लेट, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था। तो ये जो हमारी इंडियन प्लेट है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, न कि अंगारा लैंड का, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि हिमालय का निर्माण पूर्ववर्ती टेथिस सागर की अभिनति में हुआ है। पूर्ववर्ती मतलब पहले की टेथिस सागर, जो अभी नहीं है लेकिन पहले हुआ करती थी, और अभिनति, अभी का मतलब होता है प्लेटों का पास आना। तो टेथिस सागर की जो परतदार चट्टाने हैं उसमें फोल्डिंग होने की वजह से, अभिनति मतलब फोल्डिंग होने की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। यह स्टेटमेंट सही है आपका। क्यों? क्योंकि जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की अगर हम बात करते हैं तो बीच का जो टेथिस सागर था, बीच का जो टेथिस सागर था, उस टेथिस सागर के बीच की परतदार चट्टाने, अवसादी चट्टाने जो थी, उसमें फोल्डिंग होने की वजह से ग्रेट मिड शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा टेथिस सागर की अभिनति में हुआ है, मतलब फोल्डिंग होने से हुआ है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाएगा, यानी पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। और पूछ क्या रहा है कि प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के संबंध में उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला और दूसरा दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। क्या कह रहा है हमारा प्रश्न? पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में एक दूसरे से पृथक छोटे छोटे 4 जिले शामिल है। पुदुचेरी जिसे क्या कहते थे? पांडिचेरी कहते थे। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि तमिलनाडु में ये हो गया आपका पुदुचेरी, यहां पर उसके नीचे हो गया आपका कराईकल, यहां आंध्र प्रदेश में यनम, और केरल में हो गया आपका माहे। ये 4 जिले हैं आपका पांडिचेरी में। ठीक है, पांडिचेरी यानी पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी में 4 जिले, एक पुदुचेरी, कराईकल, यनम, माहे। तो ये सही है पहला स्टेटमेंट कि पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी में एक दूसरे से पृथक छोटे छोटे 4 जिले हैं, ये ठीक है आपका सही स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि पुदुचेरी के सभी जिलों में यनम का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो ये कहना कि यनम का क्षेत्रफल सबसे कम है, ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? चलिए, जहां पुदुचेरी का क्षेत्रफल 462 किलोमीटर स्क्वायर है, वहीं कराईकल का क्षेत्रफल 160 किलोमीटर स्क्वायर, यनम का क्षेत्रफल 30 किलोमीटर स्क्वायर, और माहे का क्षेत्रफल जो है वो 9 किलोमीटर स्क्वायर है। यानी सबसे छोटा, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा अगर जिले की बात करें तो वो हो जाएगा आपका क्या? माहे। केरल में स्थित माहे का यनम का क्षेत्रफल सबसे कम है, ये गलत हो जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। और क्या पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी पूछ रहा है कौन सा गलत है। सही नहीं बता सकते हैं, यानी गलत है। तो गलत पूछ रहा है तो दूसरा जो है वो गलत है। तो उसका सही जवाब क्या होगा? बी, केवल 2। दूसरा गलत है, पहला सही है। तो सही नहीं पूछ रहे, यहां ध्यान दीजिएगा। सही पूछता तो पहला सही होता, गलत पूछ रहा है तो दूसरे में आपका दूसरा सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि इनमें से किस भ्रंश नदी घाटी क्षेत्र कोयला भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न है? पहला, दामोदर घाटी क्षेत्र, दूसरा महानदी घाटी क्षेत्र, तीसरा दामोदर घाटी क्षेत्र, और चौथा उपरोक्त सभी। अब देखने वाली बात यह है कि ये चारों क्षेत्र जो है वो भ्रंश नदी घाटी क्षेत्र है, जहां पर क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। तो जनरली ध्यान ना दिया जाए तो आप उपरोक्त सभी में भी टिक लगाया जा सकता है, लेकिन देखिए यहाँ पे कि क्या पूछा? सर्वाधिक संपन्न है। सर्वाधिक संपन्न है पूछ रहा है, तो दामोदर घाटी क्षेत्र जो है सर्वाधिक संपन्न कोयला क्षेत्र है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस दामोदर नदी घाटी क्षेत्र की बात करें तो झारखंड के 5 कोयला क्षेत्र इसी नदी में, और पश्चिम बंगाल का 1 कोयला क्षेत्र इसी नदी घाटी क्षेत्र पाया जाता है। झारखंड का झरिया जो सबसे बड़ी कोयले की खान है जहां पर, फिर उसके बाद बोकारो, फिर गिरिडीह, फिर कर्णपुरा, इसके अलावा रामगढ़, ये सारे कोयला क्षेत्र जो है वो झारखंड में है और दामोदर नदी घाटी क्षेत्र पाए जाते हैं। और पश्चिम बंगाल में क्या बताएंगे? रानीगंज कोयला क्षेत्र, जो दूसरी सबसे बड़ी कोयले की खान है। रानीगंज दूसरी सबसे बड़ी कोयले की खान है, और झरिया जो है वो भारत की पहले नंबर पे सबसे बड़ी कोयले की खान है। ठीक है, तो सर्वाधिक संपन्न पूछ रहा है तो दामोदर घाटी क्षेत्र इसका सही जवाब होगा। उपरोक्त सभी नहीं लगाएंगे आप। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इनमें से किस पठार में दक्कन क्रम की चट्टान पाई जाती है। बात डेक्कन रॉक की है, दक्कन चट्टान की है। अब काठियावाड़ का पठार जनरली सभी जानते हैं, काठियावाड़ का पठार और दक्कन के पठार में दक्कन चट्टानें पाई जाती है। इसके अलावा कर्नाटक का मैसूर का पठार और बेंगलोर का पठार में भी दक्कन चट्टानें पाई जाती है। मदुरई तमिलनाडु में मदुरई का पठार और कोयम्बटूर के पठार में भी दक्कन की चट्टानें पाई जाती हैं। तो काठियावाड़ के पठार में भी है, मैसूर के पठार में भी है और मदुरई के पठार में भी दक्कन चट्टानें पाई जाती हैं। यानी कि उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा, उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा। तो यहां पर जनरली आप गलती कहां करेंगे कि आप काठियावाड़ के पठार में टिक लगा के हट जाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। आपको पता होगा कि मैसूर का पठार और मदुरई के पठार में भी दक्कन चट्टानें पाई जाती है, तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा। चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य कम से कम 2 देश की सीमा स्पर्श करते हैं। कम से कम 2 देश की सीमा, इसमें सबसे पहला सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा मिजोरम और चौथा हो गया आपका असम। यहां पर अगर एक नॉर्थ ईस्ट वाला सेक्शन बना लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए ये हो गया आपका, ये नेपाल है, ऊपर आपका चाइना, ये भूटान, ये बांग्लादेश और इस तरफ हो जाएगा आपका, इस तरफ हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। अब बात अगर सिक्किम की करें तो ये जो सिक्किम है वो आप देख पा रहे हैं नेपाल के साथ भी, चाइना के साथ भी और भूटान के साथ, 3 देशों के साथ अपनी क्या बना रही है, अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। वही पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल नेपाल के साथ भी, पश्चिम बंगाल भूटान के साथ भी और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश, इन तीनों देशों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है। इसके अलावा मिजोरम की बात करें तो ये देखिएगा, ये हो गया आपका मिजोरम, इस तरफ म्यांमार होगा, इस तरफ म्यांमार होगा और ये हो गया आपका बांग्लादेश। तो मिजोरम जो है वो म्यांमार के साथ भी और बांग्लादेश दोनों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है। यानी कि 2 देशों के साथ मिजोरम क्या बनाती है, अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। और असम की बात करें तो ये देखिए, ये हो गया आपका असम, असम जो है वो भूटान के साथ, असम जो है वो बांग्लादेश के साथ। तो असम भी 2 देशों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है। यानी कि कम से कम 2 की बात करें तो ये देखिए मिजोरम, असम, ये 2 और सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ये 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं। यानी कि सभी बना रहे हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों राज्य जो है वो कम से कम 2 देशों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला भारत के किस राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला भारत के किस राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है। अगर सोनभद्र जिले की बात करें तो ये देखिए, ये जो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिण हिस्सा है ना, ये सोनभद्र जिला होता है, जहां पर ये हो गया आपका मध्य प्रदेश, ये हो गया छत्तीसगढ़, ये हो गया झारखंड और ये हो गया आपका बिहार। तो वैसे तो ये चारों जिले, चारों राज्य जो है वो, ये जो चारों राज्य हैं वो सोनभद्र के साथ लगे हुए हैं, लेकिन बात हो रही है सबसे लंबी सीमा बनाने की। तो सबसे लंबी सीमा किसके साथ है, तो मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनती है सोनभद्र जिले की। तो इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश सबसे लंबी सीमा बनाती है सोनभद्र जिले के साथ, उत्तर प्रदेश सोनभद्र जिले के साथ। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। एरिया के हिसाब से पूछ रहा है कि इन 4 राज्यों में, पहला राजस्थान, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा कर्नाटक, इन 4 राज्यों को इनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में जमाना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे अगर बड़े राज्यों की बात करें तो राजस्थान का एरिया सबसे बड़ा है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे कर्नाटक और चौथे नंबर पे तमिलनाडु। ठीक है, ये अगर आपको इनका एरिया पता रहेगा तब आप बता पाएंगे, अदरवाइज ये थोड़ा सा आपके लिए टफ होने वाला है। तो पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा, तो पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा आपका ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। चलिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सीमाएं अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ साझा करती है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, फिर तीसरे में छत्तीसगढ़ और चौथे में आंध्र प्रदेश। यहां पर देखिएगा, अगर बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश भारत के 5 राज्यों के साथ अपनी अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है।
पश्चिम बंगाल भी 5 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा, छत्तीसगढ़ 7 राज्यों के साथ अपनी अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, जबकि आंध्र प्रदेश भी 5 राज्यों के साथ अपनी अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ को ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ के उत्तर में 2 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और झारखंड। दक्षिण में 2 राज्य हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। पश्चिम में भी 2 राज्य हैं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। पूर्व में है आपका उड़ीसा, पूर्व में है आपका उड़ीसा। तो ये हो गए आपके 7, जो कि सबसे ज्यादा राज्यों से घिरा हुआ है छत्तीसगढ़ इन 4 ऑप्शंस में, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सेंट जॉर्ज चैनल स्थित है। पहला ऑप्शन है दक्षिणी और लघु अंडमान, दूसरा ऑप्शन है लघु और ग्रेट अंडमान, तीसरा ऑप्शन है उत्तरी और मध्य अंडमान, और चौथा ऑप्शन है लघु और ग्रेट निकोबार। पहले तो ये क्लियर कर लीजिए कि सेंट जॉर्ज चैनल जो है वो अंडमान नहीं बल्कि निकोबार बनाती है। तो ये जो ऑप्शंस अंडमान के हैं वो गलत हो जाएंगे। निकोबार की बात करें तो निकोबार को 3 भागों में, कार निकोबार, लघु निकोबार और तीसरा है आपका ग्रेट निकोबार। तो यहाँ पे लघु निकोबार और जो ग्रेट निकोबार है इनके बीच के चैनल को हम बोलते हैं सेंट जॉर्ज चैनल। ठीक है, तो ये आपका सही जवाब होगा। सेंट जॉर्ज चैनल किनके बीच में है? तो लघु और ग्रेट निकोबार के बीच में है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, ITSZ यानी इंडो सांगपो सचर जोन ट्रांस हिमालय और उप हिमालय के बीच में है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट केंद्रीय हिमालय और उप हिमालय के बीच में। मेन बाउंड्री थ्रस्ट लघु हिमालय और पर्वत पदी हिमालय के बीच में है। और हिमालय फ्रंट फॉल्ट उप हिमालय और उत्तरी मैदान के बीच में। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर जिसको ट्रांस हिमालय कहते हैं, उसके बाद ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय, शिवालिक हिमालय, और ये हो गया आपका तिब्बत का पठार। तो ध्यान दीजिएगा कि तिब्बत का पठार और जो ग्रेट, मिड और शिवालिक हिमालय है, तो तिब्बत का पठार और ग्रेट हिमालय के बीच में तिब्बत सांगपो भ्रंश बनता है। ग्रेट और मिड के बीच में जो भ्रंश है उसको MCT कहते हैं। मिड हिमालय, शिवालिक हिमालय के भ्रंश को MBT कहते हैं, और शिवालिक हिमालय के दक्षिण में और ये जो आपका मध्यवर्ती मैदान है इनके बीच के इस भ्रंश को बोलते हैं हिमालय फ्रंट फॉल्ट। मैदान के बीच में नहीं, मतलब शिवालिक हिमालय के दक्षिणी भुजा के टूटने से हिमालय फ्रंट फॉल्ट का निर्माण हुआ। ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में ये जो भ्रंश है इसको बोला जाता है ITSZ यानी इंडो सांगपो सचर जोन। और वहीं पर आपको ये भी क्लियर रहे कि ग्रेट हिमालय को आंतरिक हिमालय भी कहते हैं और केंद्रीय हिमालय भी कहते हैं। तो ये हो गया। वहीं मिड हिमालय की बात करें तो इसको लघु या लेसर या हिमाचल या निम्न हिमालय जैसे नामों से जानते हैं। वहीं शिवालिक हिमालय को उप हिमालय, पर्वत पदी हिमालय और बा हिमालय जैसे नामों से जाना जाता है। तो यहां पर क्या बोल रहा है, ITSZ जो है वो ट्रांस हिमालय और लघु हिमालय, लघु का मतलब होता है मिड हिमालय, तो ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में बनता है ITCZ, लघु हिमालय के बीच में नहीं बनता, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा MCT केंद्रीय हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय, केंद्रीय हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय, और उप हिमालय मतलब शिवालिक हिमालय, उप हिमालय मतलब शिवालिक हिमालय। तो ये देखिएगा ग्रेट हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में कैसे बन जाएगा भाई, बीच का तो मिड हिमालय भी है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाँ, ग्रेट हिमालय मिड हिमालय होता तो सही होता। अब तीसरा MBT लघु हिमालय और पर्वत पदी हिमालय, पर्वत पदी हिमालय मतलब क्या हो गया, शिवालिक हिमालय, पर्वत पदी हिमालय मतलब शिवालिक हिमालय, और पूछ रहा है लघु हिमालय, लघु हिमालय यानी कि मिड हिमालय, तो मिड हिमालय शिवालिक हिमालय के बीच में क्या है आपका MBT, तो ठीक है MBT सही है। और चौथे नंबर पे HFF जो है वो उप हिमालय यानी कि शिवालिक हिमालय और ये मैदान के बीच में जनरली कंसीडर किया जाता है हिमालय फ्रंट फॉल्ट, तो हिमालय फ्रंट फॉल्ट जो है उप हिमालय और उत्तरी मैदान के बीच में है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। यानी कि पहला दूसरा गलत है, तीसरा चौथा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा तीसरा और चौथा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।